हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अणुसंख्यक गुणधर्म में चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों को देखा और लास्ट वाला जो अणुसंख्यक गुणधर्म था वो था परासरण एवं परासरण दाब। परासरण एवं परासरण दाब, जिसमें हमने परासरण के बारे में और परासरण दाब के बारे में पढ़ा। अब परासरण दाब के आधार पर विलयन को देखा जाए, परासरण दाब के आधार पर विलयनों को देखा जाए तो परासरण दाब के आधार पर विलयनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए कौन कौन से हैं। पहला है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब होता है समान, परासरी का मतलब परासरण रखने वाले, यानी वे विलयन जिनका परासरण दाब क्या होता है, समान होता है, वो कहलाएंगे समपरासरी विलयन। तो समपरासरी विलयन से क्या तात्पर्य है? वे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं वो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। जैसे कि माना कि विलयन ए और ये विलयन बी, विलयन ए और विलयन बी। अब ये समपरासरी कब होंगे? जब दोनों के परासरण दाब क्या होंगे, समान होंगे। और जब दोनों के परासरण दाब समान होंगे, जैसे ए विलयन ये है और बी विलयन ये है, दोनों के परासरण दाब समान है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे दोनों की मोलर सांद्रताएं भी क्या होंगी, समान होंगी। माना कि इसकी मोलर सांद्रता क्या है, C1 और इसकी क्या है, C2, तो उस स्थिति में हम कहेंगे C1 बराबर क्या होगा, C2। यहाँ पर C1 और C2 क्या है, विलयन A और विलयन B की क्या है, मोलर सांद्रताएं। अब हमने क्या पढ़ा है, चूंकि C बराबर होता है N/V है। देखिए C बराबर क्या है, N/V, तो स्थिति में कहेंगे, इस स्थिति में कहेंगे N1/V1 बराबर क्या हो जाएगा, N2/V2। अब हम यहां पर क्या कहेंगे, चूंकि N बराबर क्या होता है, N बराबर क्या होता है, W/M, तो हम कह देंगे W1/M1/V बराबर क्या आ जाएगा, W2/M2 ये V1 और ये V2। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर W1/M1 इंटू V1 बराबर क्या हो जाएगा, W2/M2 इंटू V2। W1/M1 इंटू V1 बराबर W2/M2 इंटू V2, ये बॉक्स में डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए हम एक न्यूमेरिकल देखें, तो ये तो हो गया समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? समपरासरी विलयन से क्या तात्पर्य है? समपरासरी विलयन से तात्पर्य है कि जब वे दो विलयन जिनके परासरण दाब क्या हो, समान हो, और जब परासरण दाब दोनों के समान होंगे तो उस स्थिति में उनकी मोलर सांद्रताएं भी क्या होंगी, समान होंगी। अब देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, 4%। कितना है, 4% यूरिया का विलयन, यूरिया का विलयन 12% किसी कार्बनिक यौगिक के साथ समपरासरी है, तो उस स्थिति में दिए गए कार्बनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल तुमको दिया हुआ है और न्यूमेरिकल में ये कहा हुआ है 4% यूरिया का विलयन 12% वाले किसी कार्बनिक यौगिक के विलयन के साथ क्या है, समपरासरी है। तो उस स्थिति में दिए गए
उस स्थिति में दिए गए कार्बनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि यौगिक कौन सा है? समपराशरी चल रहा है विलयन। क्या चल रहा है? समपराशरी रूप में। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? अब देखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले यूरिया और इधर लिखेंगे कार्बनिक यौगिक, W1 यूरिया के लिए 1 नंबर ले लिया। W1 कितना है? 4% यानी 4 ग्राम। 4% यानी 100 में से कितना ग्राम है? 4 ग्राम। और यहाँ पर कितना है? 12% है। कार्बनिक यौगिक कितना? 12%। W2 बराबर कितना है? 12 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए M1 यूरिया का अनुभार कितना होता है? अनुभार कितना है? 60 ग्राम प्रति मोल। M2 हमें ज्ञात करना है। M2 बराबर है ज्ञात करना। आगे देखिए वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम लेना है V1 है। अब V1 यहाँ पर ले लेंगे 100 ml, 100 ml ले लेंगे क्योंकि विलयन दिया हुआ नहीं है, कितने अमाउंट नहीं दी हुई, तो यहाँ पर 100 ml ले लेंगे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? V2 बराबर भी कितना आ जाएगा? 100 ml। पूछ क्या रहा है? M2, तो यहाँ पर आ जाएगा W1 अपॉन M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। तो W1 का मान कितना है? 4/M1 कितना है? 60 × 100 बराबर आ जाएगा W2 कितना है? 12/M2 हमें ज्ञात करना है। M2 × 100, 100 से 100 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 4/60 बराबर 12/M2। पूछ क्या रहा है? M2 के बारे में, तो M2 बराबर कितना आ जाएगा? 12 × 60 बटे 12 × 60 बटे कितना आ जाएगा? 4। कितना आ गया? एक 180 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया M2 का मान। तो देखिए कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 4% यूरिया का विलयन 12% किसी कार्बनिक यौगिक के साथ समपराशरी है। अब समपराशरी आ गया ना, इसका मतलब समपराशरी आ गया, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल किससे संबंधित है? समपराशरी विलयन से संबंधित है। तो उस स्थिति में दिए गए कार्बनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब यूरिया का इतना है, कार्बनिक यौगिक ये है, यूरिया का W1 कितना है? 4 ग्राम है। कार्बनिक यौगिक का W2 कितना है? 12 ग्राम है। हम यहाँ पर कहेंगे M1 कितना है? 60। यूरिया का अनुपात कितना होता है? 60। M2 हमें ज्ञात करना है V1। जब आयतन दिया हुआ नहीं है तब हम 100 ml मान लेंगे। इसका मतलब ये 100 ml, ये भी कितना है? 100 ml में बने हुए हैं। अब यहाँ पर कहेंगे फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ से सॉल्व किया अपन ने, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो उस स्थिति में हम कहेंगे M2 बराबर कितना आ रहा है इसका? 180 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। M2 निकाल लेंगे। अब समपराशरी विलयनों के बाद में दूसरा आ रहा है अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन किसे कहेंगे? सेकंड अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन से क्या तात्पर्य है? दो विलयनों में एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष यदि अधिक है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? अतिपराशरी विलयन। दो विलयनों में एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब के सापेक्ष यदि अधिक है तो वो कहलाएगा अतिपराशरी विलयन। और तीसरा है अल्पपराशरी विलयन। अल्पपराशरी विलयन, तो अल्पपराशरी विलयन से क्या तात्पर्य है? दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में यदि एक विलयन का परासरण दाब
दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या है, कम है। एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब के सापेक्ष क्या है, कम है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, अल्प परासरी विलयन के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार अति परासरी और अल्प परासरी से क्या तात्पर्य, यदि ज्यादा है तो अति परासरी और यदि कम है तो उसे कहेंगे अल्प परासरी विलयन। देखिए बच्चों, अब अगला जो टॉपिक अपना चल रहा है वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। असामान्य आणविक द्रव्यमान की परिभाषा से पहले हम यदि देखें विलयन में, तो हम देखते हैं विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि विलेय को जब विलायक में मिलाया जाता है तब क्या बनता है, विलयन। जब विलेय को विलायक में मिलाया जाएगा तब क्या बनेगा, विलयन। अब उस स्थिति में जब विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तब विलयन का निर्माण होता है, तो उस स्थिति में दो प्रोसेस हो सकते हैं। कौन से प्रोसेस हैं, पहला प्रोसेस कौन सा है कि इसमें विलेय के अणुओं का वियोजन हो, दूसरा प्रोसेस कौन सा है कि विलेय के अणुओं का क्या हो, संगुणन हो। कहने का मतलब यह है कि विलयन में विलेय के अणु जो हैं, विलेय के जो पार्टिकल्स हैं, विलयन में या तो टूट जाए या फिर दो या दो से अधिक पार्टिकल्स मिलकर आपस में एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर ले। तब उस स्थिति में यदि वियोजन होता है और संगुणन होता है तो उस स्थिति में अणुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है। और जब अणुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन होगा तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि अणुभार निकालेंगे, उसमें भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्मों से हम क्या निकालते हैं, अणुभार का आकलन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब विलेय को विलायक में डाला जाता है तो उस स्थिति में जब विलयन बनता है तब दो प्रोसेस संभव है कि विलेय के अणुओं का या तो क्या हो, वियोजन, यानी कहने का मतलब है कि विलेय का अणु ए बी जो पार्टिकल है वो टूट जाए, ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में। या फिर हम क्या कहें, दूसरा प्रोसेस क्या है कि विलेय के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कॉम्बाइन होकर एक दूसरे से मिलकर एक बड़े पार्टिकल का निर्माण करें, वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है, संगुणन। तो यानी दो प्रकार की प्रोसेस संभव हैं, दो प्रकार की परिघटनाएं संभव हैं, एक तो वियोजन और एक कौन सा है, संगुणन। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि वियोजन और संगुणन जब होगा तब अणुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन होगा, और जब अणुसंख्यक गुणधर्मों में परिवर्तन होगा तो हम कह देंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म से हम क्या निकालते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म से हम किसकी कैलकुलेशन करते हैं, अणुभार की कैलकुलेशन करते हैं, आणविक द्रव्यमान की कैलकुलेशन करते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। अब जब अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं तो उस स्थिति में जो आणविक द्रव्यमान है वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि इस विलेय का जो यहां पर आणविक द्रव्यमान आ रहा है, यहां पर जो आणविक द्रव्यमान आ रहा है इस विलेय का, वो इसके वास्तविक आणविक द्रव्यमान से क्या प्राप्त होगा, भिन्न प्राप्त होगा। क्योंकि वास्तविक आणविक द्रव्यमान में और इस आणविक द्रव्यमान में क्या होगी, एक वेरिएशन प्राप्त होगा, एक भिन्नता प्राप्त होगी। इस प्रकार की भिन्नता को किस नाम से जाना जाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या कहेंगे उसे, असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो देखिए यदि हम इसको वापस रिपीट करना चाहें, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें देखना कैलकुलेट इसमें कि विलेय जब विलायक में डाला जाता है तब विलयन बन रहा है, तो तब विलयन निर्माण के समय दो प्रोसेस संभव है कि पहला कि विलेय के पार्टिकल्स टूट जाएं, दूसरा विलेय के पार्टिकल्स क्या हैं, मिलकर आपस में संगुणित हो जाएं। तो पहला प्रोसेस वियोजन, तो दूसरा कौन सा है, संगुणन। अब उस स्थिति में हम कहेंगे कि यदि वियोजन हो रहा है या संगुणन जो भी प्रोसेस हो रहा है तब अणुसंख्यक गुणधर्मों में भी परिवर्तन होगा, और अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित होंगे तो आणविक द्रव्यमान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो विलेय का जो वास्तविक द्रव्यमान है उससे डिफरेंट आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा। इस प्रकार आणविक द्रव्यमान में जो वेरिएशन आएगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, असामान्य आणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए हम यदि वियोजन और संगुणन को देखें
तो उस स्थिति में देखिए हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, वियोजन की। अब वियोजन की हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जैसे यदि हमने NaCl लिया, CaCl2 लिया और अगला लिखा K4FeCN6, हम सबसे पहले वियोजन की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया कि NaCl डाला, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि वियोजित होगा, NaCl वियोजित होकर क्या बनाएगा, Na+ और Cl-। अब CaCl2 वियोजित होगा, उस स्थिति में बनाएगा Ca+2 और 2Cl-। ये वियोजित होगा तो ये बनाएगा 4K पॉजिटिव और FeCN6-4। वियोजन की बात कर रहा है। अब यहां पर ये कह रहा है कि NaCl वियोजित होकर Na+ और Cl- नामक 2 आयनों में वियोजित हो जाता है। कितने बन रहे हैं, 2 आयन। यहां पर टोटल कितने आ रहे हैं, 3 आयन। और यहां पर कितने आ रहे हैं, 4 तो पोटेशियम के और 1 FeCN6 का, कितने आ रहे हैं, 5 आयन। अब देखिए हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जब NaCl को डालते हैं तो उस स्थिति में एक NaCl वियोजित होकर 2 आयनों का निर्माण करता है। CaCl2 को डालते हैं तो उस स्थिति में एक CaCl2 वियोजित होकर 1 कैल्शियम और 2 Cl- आयनों का निर्माण करता है, यानी 3 आयनों का निर्माण करता है। और एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड को डालते हैं, K4FeCN6 को डालते हैं, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि 4 तो पोटेशियम धनायन बनते हैं और एक FeCN6-4 आयन का निर्माण होता है। और हमने ये भी देखा है कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो अणुभार के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो उस स्थिति में कहेंगे कि इसका जो अणुभार प्राप्त होगा वो इसके वास्तविक का 1/2 प्राप्त होगा। इसका कितना प्राप्त होगा, इसका जो वास्तविक अणुभार है उसका 1/3 प्राप्त होगा। और इसका जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1/5 प्राप्त होगा। समझिए कि जब NaCl को डालते हैं, CaCl2 को डालते हैं, K4FeCN6 को डालते हैं, तो उस स्थिति में NaCl Na+ और Cl- में वियोजित हो जाता है। टोटल 2 आयनों का निर्माण होता है और यहाँ पर 3 आयन बनते हैं, यहाँ पर 5 आयन बनते हैं। और अणुसंख्यक गुणधर्म जो हैं वो अणुभार के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो अणुभार प्राप्त होगा वो इसके वास्तविक का कितना होगा, 1/2 और ये 1/3 और ये 1/5। तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि इस प्रकार अणुभार में जो वेरिएशन आ रहा है, जितना होना चाहिए उससे कम प्राप्त हो रहा है अणुभार, इस प्रकार जो वेरिएशन जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, ये तो वियोजन की कहानी हो गई। अब हम संयोजन की बात करें। दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास, संयोजन। कि यदि एसिटिक अम्ल है, क्या है, एसिटिक अम्ल है या बेंजोइक अम्ल जो भी ले लेंगे, इसे बेंजीन में घोला जाए बेंजीन में घोला जाए, तो उस स्थिति में देखिए जो ही हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डालते हैं, घोलते हैं, ये बेंजीन, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि यहां पर जो विलयन है, इस विलयन में एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में कंबाइन होकर एक द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, द्विलक का निर्माण।
समझिए, हम संयोजन की बात कर रहे हैं, वियोजन हो गया, संयोजन की बात कर रहे हैं। और संयोजन में ये कह रहे हैं कि यदि एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डाला जाए, यदि हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डालते हैं तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में संयोजित होकर, एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में संयोजित होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा संयोजित होकर एक द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि विलेय को जो ही विलायक में डाला तो उस स्थिति में विलेय के मॉलिक्यूल्स ही आपस में संयोजित हो गए, और जब विलेय के मॉलिक्यूल्स आपस में संयोजित हो गए तो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो अणुभार के क्या हो रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर संयोजन हो रहा है तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म के द्वारा जो अणुभार प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल का, यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा एसिटिक अम्ल का जो अणुभार प्राप्त होता है वो इसके वास्तविक अणुभार से दुगना प्राप्त होता है। वास्तविक अणुभार से कितना प्राप्त होता है, दुगना प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म के द्वारा जो अणुभार प्राप्त हुआ है वो इसके वास्तविक अणुभार से दुगना प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इसके वास्तविक अणुभार और ये अणुसंख्यक गुणधर्म वाला जो अणुभार है, इनमें जो वेरिएशंस जो आ रहा है, ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन ही किस नाम से जाना जाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है कि जब डाला, विलायक में डाला, उससे पहले कितना अणुभार था और विलायक में डालने के बाद में उसमें कितना अणुभार रह गया, क्या वो अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से कम प्राप्त हुआ है, क्या वो अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से अधिक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार का जो वेरिएशंस जो आता है, इस प्रकार की जो अपन कहते हैं कि जो डिफरेंस जो आएगा, अंतर जो आएगा, उसे किस नाम से जाना जाएगा, असामान्य आणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है।